पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर्स दूर कॉस्मिक धूल और गैस में छुपा है स्पेस का एक रहस्यमय हिस्सा, मिल्की वे का केंद्र। मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र हमारी गैलेक्सी के सबसे अजीब, सबसे कमाल और सबसे हिंसक जगहों में से एक है। गैस हर तरफ फैलती है, रेडिएशन हर तरफ बिखरता है, तारे इधर से उधर मूव करते हैं। उसके ठीक बीचों बीच है एक मिस्टीरियस ब्लैक होल जिसका मास सन का 40 गुना है। अब हम मिल्की वे को बेहद अनोखे तरीके से जानने वाले हैं और उन शक्तियों को समझेंगे जो हम सब पर असर डालती है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो भी होता है वो जुड़ा हुआ होता है मिल्की वे में हो रही बाकी चीजों से। हमारी गैलेक्सी के सेंटर को समझने से हम जान सकते हैं अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्य। विज्ञान शो पेश करता है मॉन्स्टर्स ऑफ द मिल्की वे। मार्च 2019 XMM न्यूटन स्पेस टेलीस्कोप सेजिटेरियस ए के पास के हिस्से पर फोकस किया गया, जो था हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल। हमने गैस के 2 बड़े कॉलम्स देखे जिनसे एक्सरे लाइट्स निकल रही थीं। वो कॉलम्स सेजिटेरियस ए से निकलते हुए दिख रहे थे। हमें बीच के हिस्से से गैस के बड़े फव्वारे निकलते दिखे। शायद तब कोई विंड या गैस बाहर निकाली जा रही थी। गैस के फव्वारे सुपरमैसिव ब्लैक होल के ऊपर और नीचे 500 लाइट ईयर्स तक मौजूद थे, जो सूर्य से नेपच्यून तक की दूरी का लगभग 10 लाख गुना है। ऐसा लगता है ये मटेरियल असल में ब्लैक होल के करीब से बाहर जा रहा है, जैसे वो बड़ी गर्म एक्सरे की चिमनीज निकाल रहा है। तो सेजिटेरियस ए गर्म गैस क्यों निकाल रहा है? अक्सर एक ब्लैक होल के पास एक एक्रीशन डिस्क होती है जो ब्लैक होल में मटेरियल पहुंचाती है, लेकिन सारा मटेरियल ब्लैक होल में नहीं जा पाता। उसमें थोड़ी बहुत गैस भी अंदर जाती है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब भी अंदर जा रही होगी, राइट? जब गैस सुपरमैसिव ब्लैक होल में जाती है तब वो बहुत गर्म हो जाती है और उससे बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है और उस एनर्जी को कहीं तो जाना ही होगा। जब गैस ब्लैक होल की तरफ बढ़ती है तब कुछ मटेरियल स्पीड ऑफ लाइट जितना तेजी से आगे जाने लगता है। वो अक्रीशन डिस्क से बाहर निकलता है, जिससे सुपर हीटेड गैस की चिमनीज बनती हैं, जो हमारी गैलेक्सी के 2 सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ती हैं, मिल्की वे के फर्मी बबल्स। कुछ साल पहले हमने देखा कि वाकई में मिल्की वे गैलेक्सी के बीच से बड़े बबल्स बाहर निकल रहे थे और ऊपर और नीचे एक एक बबल्स है जो 25,000 लाइट ईयर्स लंबा है। लेकिन ये गैस से भरे बबल्स चिमनीज से भी बड़े हैं। साइंटिस्ट्स पता लगा रहे हैं कि क्या किसी और ताकतवर फोर्स से ये बबल्स बने थे। तो आखिर किस वजह से इतनी सुपर हीटेड गैस बनी जिसने इतने बड़े बड़े बबल्स बना दिए? दूसरी गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स से सुराग मिल सकते हैं। गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं, तो या तो वो एक्टिव हो सकते हैं या शांत हो सकते हैं। कभी कभी गैलेक्सीज के सेंटर वाले ब्लैक होल्स एक एक्टिव फेज से गुजरते हैं, और जब ऐसा होता है तब ब्लैक होल अपने आसपास के मटेरियल पर फीड करता है, जिसका मतलब वो बड़ा हो रहा है और वो रेडिएशन के बड़े जेट्स छोड़ रहा है। शांत सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गर्म गैस की एक धार छोड़ते हैं, पर जब उसमें ढेर सारा मटेरियल गिरता है तब वो लाखों लाइट ईयर्स लंबे जेट्स छोड़ सकते हैं।
मौजूद वक्त में हम सेजिटेरियस ए स्टार को हम क्वेलसेंट कहते हैं, मतलब वो शांत है। उसके आसपास बहुत कुछ मटेरियल मौजूद है, पर वो काफी नहीं है। पर हमें नहीं लगता वहां हमेशा से ऐसा था। गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत कुछ होता है। वहां स्टार्स होते हैं, वहां गैस होती है, वहां धूल होती है, और कभी कभी ये चीजें उस ब्लैक होल में चली जाती हैं। 60 लाख साल पहले सेजिटेरियस ए ने जमकर दावत दी होगी। मटेरियल निकलने के बाद बाकी की चीजें बड़े जेट्स में बाहर निकाल दी। वो जेट्स गैलेक्सी को चीरते हुए गुजरे, शुरुआत में लगभग लाइट की स्पीड से। अगर वो ऐसा करते हैं तो या तो वो तबाही मचा सकते हैं या उस गैलेक्सी का विकास कर सकते हैं जिसमें से होकर वो गुजर रहे हैं। सेजिटेरियस ए के जेट्स ने गैस गैलेक्सी के बाहर निकाली और उनसे बने निशानों को आज हम फर्मी बबल्स के रूप में देखते हैं। जिस किसी भी चीज से वो जेट्स बने थे वो अब जैसे ऑफ हो गई है। अब वो ऑन नहीं होने वाली और अब हमें बस उसके अवशेष दिख रहे हैं। पर यह इस बात का साफ संकेत है कि लाखों साल पहले हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार के आसपास के मटेरियल पर लगातार फीड कर रहा था। उसमें मटेरियल गिर रहा था और ये जेट्स बाहर निकल रहे थे। उन जेट्स ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। उन्होंने हमारी पूरी गैलेक्सी के विकास पर भी असर डाला। हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि या तो वो स्टार फॉर्मेशन को बंद कर देंगे या फिर उसे शुरू कर देंगे। जब वो जेट्स गैलेक्सी से गुजरते हैं तो गैस इकट्ठी करते हैं और वो गैस स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। पर यही जेट्स इतनी सारी गर्मी और ऊर्जा छोड़ सकते हैं जिससे स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रुक भी सकती है। तो ब्लैक होल्स ही कई मायनों में यह तय करते हैं कि स्टार्स कब बन सकते हैं और कब नहीं बन सकते। मिल्की वे के सेंटर में स्टार फॉर्मेशन का रेट बहुत कम है। जेट्स इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, पर 2017 में एल्मा टेलीस्कोप से यह पता चला कि एक बदलाव आने वाला है। तो आल्मा से हमारी गैलेक्सी के सेंटर में देखने से पता चला कि असल में उस सारी तबाही के आसपास स्टार्स की एक नई पीढ़ी जन्म ले रही है। हमारा शांत सुपरमैसिव ब्लैक होल कोर में स्टार फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। लेकिन फर्मी बबल्स उस वक्त का सबूत है जब सेजिटेरियस ए ने स्टार फॉर्मेशन बंद कर दिया था। क्या सुपरमैसिव ब्लैक होल भविष्य में दोबारा शुरू हो सकता है? सैजिटेरियस ए स्टार फिर से शुरू हो सकता है अगर उसके पास थोड़ी सी गैस चली जाए और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बहुत ज्यादा गैस मौजूद है और वो सैजिटेरियस ए स्टार के करीब पहुंच सकती है और आखिरकार वो इवेंट होराइजन में गिर जाएगी और फिर वो शुरू हो जाएगा। अगर सैजिटेरियस ए को पर्याप्त गैस मिल जाए तो वो हमारी गैलेक्सी में लाखों सालों के लिए स्टार फॉर्मेशन को बंद कर सकता है। वो एक्स रेज और गामा रेज भी छोड़ सकता है जो पृथ्वी से टकरा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल शांत है और ऐसे बड़े फीडिंग इवेंट्स या बड़े एनर्जी इवेंट्स होने के चांसेस बहुत कम हैं। हमें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सैजिटेरियस ए स्टार ने हमारी गैलेक्सी को बदल दिया है। अगर हम यूनिवर्स में सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें इस मॉन्स्टर ब्लैक होल के बारे में और जानने की जरूरत है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप वही जानने के मिशन पर है, पर सवाल यह है कि क्या वो कामयाब हो पाएगा?
मिल्की वे के बीचों बीच मौजूद है सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार। कम से कम हमें तो यही लगता है। हमने कभी उस सुपर मैसिव ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देखा है, पर हमने कोर के आसपास तेज रफ्तार वाले स्टार्स को देखा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के पास तेजी से मूव होते स्टार से पता चलता है कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा और बहुत ठोस मौजूद है, हमारे सूर्य से 40 लाख गुना भारी, जो हमारे सोलर सिस्टम से भी छोटे वॉल्यूम में सिमटा हुआ है। वो एक ब्लैक होल ही होना चाहिए। हमारी गैलेक्सी के सेंटर के स्टार्स के ऑर्बिट को मेजर करने से हम अनुमान लगा पाए हैं कि सेजिटेरियस ए स्टार हमारे सूर्य से भी 100 गुना बड़ा है। पर इतना बड़ा होने के बावजूद वो ब्लैक होल में छिपा हुआ है। ब्लैक होल्स को ढूंढने के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है कि वो लाइट को एमिट नहीं करते, इसीलिए वो नजर नहीं आते, राइट? तो हमने आज तक ब्लैक होल को देखा नहीं है, बस उसके आसपास के मटेरियल को देखा है। हमने देखा है कि ब्लैक होल्स किस तरह अपने आसपास के स्पेस पर असर डालते हैं। इसके लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद ली गई। उसका लक्ष्य था सेजिटेरियस ए स्टार की तस्वीर लेना। ब्लैक होल के आसपास गैस है जिसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस है, और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ऐसे एक ब्लैक होल की परछाई देखने की कोशिश कर रहा है। सेजिटेरियस ए स्टार की गर्म गैस से निकली रोशनी एक बड़ी परछाई बनाती है जो 9.3 करोड़ किलोमीटर चौड़ी हो सकती है। समस्या यह है कि सेजिटेरियस ए स्टार इतना दूर है कि उस सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखना अभी भी बहुत कठिन है। सेजिटेरियस ए स्टार बड़ा है, लेकिन वो हमसे 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। अब एक लाइट ईयर 946.1 खरब किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये दूरी बहुत लंबी है। और भले ही ब्लैक होल बड़ा है, लेकिन इस दूरी की वजह से वो हमें आसमान में बस एक छोटे से डॉट की तरह नजर आता है। उस छोटे डॉट को देखने के लिए हमें पृथ्वी के साइज का एक टेलीस्कोप चाहिए होगा। लेकिन ये होगा कैसे? हम इतना बड़ा टेलीस्कोप नहीं बना सकते। पर एक तरीका है, आप अलग अलग टेलीस्कोप्स लेकर उन्हें अर्थ के सरफेस पर अलग अलग साइट्स पर रखें। और जब हम इन सभी साइट्स को आपस में मिलाएंगे, तब हम उस चीज की तस्वीर ले पाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी है। इस छोटे टारगेट को देखने लायक पर्याप्त रोशनी के लिए टीम ने सेजिटेरियस ए स्टार की परछाई की लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस ली। लेकिन एक समस्या आ गई। अक्रीशन डिस्क इतनी तेजी से मूव होती है कि सेजिटेरियस ए स्टार की परछाई की तस्वीर ले पाना बहुत मुश्किल हो गया। जब आप किसी की लॉन्ग एक्सपोजर फोटो लेते हैं तो उनके लिए उनका स्थिर रहना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि अगर वो बहुत हिलते रहेंगे तो उनकी फोटो ब्लर हो जाएगी। और बिल्कुल यही हो रहा है जब हम सेजिटेरियस ए स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कभी एक जगह पर स्थिर रहता ही नहीं है। उसमें बार बार तेज रोशनी होती है और उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। जब चमकदार मटेरियल लाइट की 30% रफ्तार से ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, तब सेजिटेरियस ए स्टार की परछाई धुंधली पड़ जाती है। हो सकता है भविष्य में हम सेजिटेरियस ए स्टार की एक साफ तस्वीर देख पाएं। लेकिन अभी के लिए हम अपनी गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल की एक स्पष्ट तस्वीर नहीं ले पा रहे हैं। पर गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखने की यह तलाश अभी खत्म नहीं हुई। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को एक दूसरी गैलेक्सी की तरफ मोड़ा गया जो हमसे 5.4 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, M87। M87 सच में बहुत ही दमदार गैलेक्सी है। वो सबसे ज्यादा चमकदार गैलेक्सी है और वो यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सीज में से एक है। M87 में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है, विशाल M87 स्टार। M87 स्टार इतना विशाल है कि उसका जो ग्रेविटेशनल रीजन है उसकी तस्वीर ले पाना ज्यादा आसान है हमारी अपनी गैलेक्सी के ब्लैक होल के मुकाबले।
M87 स्टार सेजिटेरियस ए स्टार से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है और उसकी एक्रीशन डिस्क भी ज्यादा बड़ी है। एक ब्लैक होल की तस्वीर लेते समय उसका साइज मैटर करता है, क्योंकि बड़ी एक्रीशन डिस्क से ज्यादा स्थिर रोशनी निकलती है और उनकी तस्वीर धुंधली नहीं आती। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने अपनी तस्वीर पेश की। हमने वो देखा जिसे देखना नामुमकिन था। हमने ब्लैक होल देखा और उसकी तस्वीर आपके सामने है। मैं इस प्रोजेक्ट पर 6 साल से भी ज्यादा काम कर रही हूँ और हमने इसे देखने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। इस तस्वीर को लेने के लिए दुनिया भर के सैकड़ों साइंटिस्ट्स ने एकजुट होकर दशकों तक इस पर काम किया। मैं उसे देखकर हैरान था। जब आपको ये एहसास होता है कि ये एक असली चीज है तो कुछ पलों तक यकीन नहीं होता। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। ये चीज हमारे सूर्य से करीब 6.5 अरब गुना भारी है, 5.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और हम इसे देख पा रहे हैं। जब आप ये इमेज देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा धुंधली है, पर मैं ये शब्दों में नहीं बता सकता कि इस तरह की तस्वीर के असली मायने क्या हैं। हम किसी तरह स्पेस टाइम के फैब्रिक में होने वाले डिस्टरबेंस को देख पा रहे हैं और हम एक असली इवेंट होराइजन को देख पाने के बहुत करीब हैं। स्पेस टाइम का वो डिस्टरबेंस जिसे देख पाना अब तक पॉसिबल ही नहीं था। एक दूरगामी गैलेक्सी के सेंटर की इस तस्वीर से अब हमें सुपरमैसिव ब्लैक होल को समझने में काफी मदद मिली है। जब हम बाकी गैलेक्सीज के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि M87 में, तब हमें ये समझने में आसानी होती है कि ये मैसिव ब्लैक होल्स वक्त के साथ साथ कैसे बनते हैं और इवॉल्व होते हैं, और उससे हम समझते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उसका सुपर मैसिव ब्लैक होल किस तरह बने। हम न सिर्फ ब्लैक होल्स के इमेजेस को स्टडी कर रहे हैं, बल्कि उनके वीडियो से ये देख पा रहे हैं कि कैसे गैस उनके चारों तरफ घूमती है। हम एक ब्लैक होल के आसपास की चीजों को और बारीकी से समझ पाएंगे कि आखिर वो कैसे काम करते हैं। ये समझने के बाद कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं, हम शायद इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। हम ब्लैक होल्स के बारे में सीखने के अलावा ग्रेविटी के बारे में भी सीख रहे हैं। इसमें हमें ब्लैक होल के आसपास के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को स्टडी करने का मौका मिलता है, जहां पर ग्रेविटी की थ्योरीज फेल हो जाती हैं। आज हम आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की मदद से गैलेक्सी की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है। न हम उससे इवेंट होराइजन को समझ सकते हैं और ना ही बिग बैंग की परिस्थितियों को। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की ब्लैक होल इमेज से हम ग्रेविटी के राज समझ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तक हमने EHT से जो देखा है वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड है। ये सिर्फ एक पहला कदम है। हम और टेलीस्कोप्स बढ़ाकर रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। हम इमेज की बारीक डिटेल्स को भी देख सकते हैं। ब्लैक होल्स की साफ तस्वीरें मिलने से हम ग्रेविटी को समझकर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और तकनीक के एक ऐसे नए युग में कदम रखेंगे जिसमें साइंस फिक्शन की कल्पनाएं हकीकत बन जाएंगी। हम ये नहीं जानते कि किस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आएंगे, पर मुझे यकीन है कि उससे हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से जरूर बढ़ पाएंगे। सेजिटेरियस ए स्टार की तस्वीर मिलनी अभी मुश्किल है, लेकिन 2018 में इसका एक घातक पहलू उजागर हुआ। इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की अक्रीशन डिस्क से शक्तिशाली फ्लेयर्स निकलती हैं जो सीधा हमारी तरफ आ सकती हैं। 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स एक अनोखे स्टार की स्टडी कर रहे थे। उस स्टार का नाम S2 है।
और वो हर 16 सालों में सेजिटेरियस ए स्टार के पास से गुजरता है। उसके मूवमेंट को स्टडी कर हम सेजिटेरियस ए स्टार के बारे में और जान सकते हैं। हम मानते हैं कि S2 हमारी गैलेक्सी के बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल का सबसे नजदीकी स्टार है। सेजिटेरियस ए स्टार के करीब आने में S2 को लगभग 17 लाइट आवर्स का वक्त लग जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल की शक्तिशाली ग्रेविटी से स्टार को लगभग 2.8 करोड़ किलोमीटर पर आवर की रफ्तार मिल जाती है। इससे आप आधे सेकंड में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ और है जो वैज्ञानिकों को इसमें दिलचस्प लग रहा है। ये कमाल का स्टार है क्योंकि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पर है जो इसे ब्लैक होल से काफी दूर रखता है, लेकिन हर कुछ सालों में यह सुपर मैसिव ब्लैक होल के ठीक ऊपर से गुजरता है। जब हमने सेजिटेरियस ए स्टार के आसपास S2 के मूवमेंट को ट्रैक किया तो हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल की दिशा से आने वाली शक्तिशाली इंफ्रारेड लाइट का पता चला। वो गैस है जो ब्लैक होल के बहुत करीब से ऑर्बिट कर रही है और उसके पास जाने पर उससे फ्लेयर्स निकल रही थी। उससे 3 अलग अलग लाइट्स की फ्लेयर्स डिटेक्ट की गई थी। वो फ्लेयर्स सीधे सुपर मैसिव ब्लैक होल से नहीं आई थी, वो उसके आसपास के मटेरियल से आई थी। जिन फ्लेयर्स की खोज हुई उनके बारे में ये सोचा गया कि वो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और ब्लैक होल्स के पास मौजूद बेहद गर्म टर्बुलेंट गैस से बनी हुई है। अक्रीशन डिस्क की भीषण गर्मी से गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स गर्म गैस के साथ मिलकर प्लाज्मा बनाते हैं, जो तेज रफ्तार पर एक्सीलरेट होने पर ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती हैं। कुछ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के आसपास बहुत तेजी से घूमते और बेहद गर्म गैस के क्लाउड्स मौजूद हैं, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स बन गए हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पियानो के वायर्स एक साथ उलझ गए हैं और जब वो एक दूसरे को खींचते हैं तो टूट जाते हैं और उनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। तब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब इन मैग्नेटिक फील्ड्स की कॉइल्स उलझकर टूट जाती हैं। जब ऐसा होता है तब बिल्कुल हमारे सूरज के सरफेस की तरह उनसे गैस की एक बहुत बड़ी फ्लेयर रिलीज होती है। ये ताकतवर फ्लेयर्स लाखों किलोमीटर चौड़ी हो सकती है और उसके अंदर सुपर हीटेड गैस और प्लाज्मा हो सकती है। सोलर फ्लेयर्स 1 करोड़ ज्वालामुखी विस्फोटों के बराबर एनर्जी रिलीज करती है। सेजिटेरियस ए स्टार की अक्रीशन डिस्क से निकली सोलर फ्लेयर्स लाखों सोलर फ्लेयर्स के एक साथ निकलने के बराबर है। ये वैसा है जैसे एक न्यूक्लियर वेपन की तुलना एक पटाखे से कर रहे हैं। सेजिटेरियस ए स्टार की फ्लेयर से रेडिएशन के तीव्र धमाके निकलते हैं। पृथ्वी से इन फ्लेयर्स को देखकर हम सुपर मैसिव ब्लैक होल की अक्रीशन डिस्क की ओरिएंटेशन के बारे में जान सकते हैं। जो गैस ब्लैक होल के आसपास एक्रीशन डिस्क में है, एक तरह से पृथ्वी की तरह एक रोशनी या फिर एक सिग्नल भेज रही है। हम इस रोशनी के ऑर्बिट की स्टडी कर सकते हैं। इससे हम समझ पाएंगे कि ब्लैक होल के पास की गैस की ओरिएंटेशन क्या है। हम असल में ऊपर की तरफ से उस ब्लैक होल को देख रहे हैं। ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क हमारे ठीक सामने है। इसका मतलब ब्लैक होल से निकाला गया कोई भी मटेरियल सीधा हमारी तरफ आ सकता है। क्या हमें इन फ्लेयर्स के पृथ्वी तक आने की चिंता करनी चाहिए? ये सुनकर चिंता होती है कि वहां गैस है जिससे लाइट के बहुत बड़े फ्लेयर्स निकल रहे हैं, पर हमें यह याद रखना चाहिए कि वो 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, जो बहुत लंबी दूरी है। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स के बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर से ही हम उसे कभी देख पाएंगे। पृथ्वी फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन हम गैलेक्सी के सेंटर के बारे में जितना जानते हैं वो हमें उतना ही ज्यादा खौफनाक लगने लगता है।
हम सैजिटेरियस ए के बारे में जानते हैं जो सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल है, पर अब हमें लगता है शायद वो अकेला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक होल्स का एक खतरनाक झुंड मिल्की वे के केंद्र के पास मौजूद हो सकता है। हजारों ब्लैक होल्स अभी भी नजर से ओझल हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार यकीनन मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है। यह स्टार फॉर्मेशन पर असर डालता है और स्पेस में बड़े गैस बबल्स बनाता है। लेकिन सैजिटेरियस ए स्टार ही इकलौता या सबसे खतरनाक ब्लैक होल नहीं हो सकता। हम काफी लंबे समय से जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन उसके आसपास मंडराता छोटे ब्लैक होल्स का एक झुंड भी हो सकता है। अप्रैल 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर गैलेक्सी के सेंटर में की गई एक खोज के नतीजे पेश किए। उन्होंने चंद्रा ऑब्जर्वेटरी डेटा के 12 सालों के डेटा से स्टेलर मैस ब्लैक होल्स को ढूंढ निकाला। वो ब्लैक होल्स जो स्टार्स की मौत से बनते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, उन्हें स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। और वो उन स्टार से बनते हैं जिनके मास हमारे ग्रह से कई गुना ज्यादा है। स्टेलर मैस ब्लैक होल को ढूंढना मुश्किल है। लाइट एक ब्लैक होल की ग्रेविटी से नहीं बच पाती, इसलिए वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखते। और स्टेलर मैस ब्लैक होल 100 किलोमीटर से कम चौड़े होते हैं, इसलिए उन्हें डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स एक खास स्टेलर मैस ब्लैक होल की तलाश कर रहे हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स को पहचानने का एक तरीका यह है कि वो अक्सर अपने साथी स्टार को निगल रहे होते हैं। ये असल में एक बाइनरी पेयर का हिस्सा होते हैं। एक स्टेलर मैस ब्लैक होल एक जीवित स्टार के ऑर्बिट में होता है। ये ब्लैक होल अपने पार्टनर को नष्ट करता है। ये ब्लैक होल उस स्टार के लिए बहुत ही जानलेवा पैरासाइट की तरह होता है। ये स्टार के सरफेस से मास को हटा देता है और वो मैटर ब्लैक होल के अंदर जाता रहता है। फिर वो मटेरियल गर्म हो जाता है। इससे ब्लैक होल्स की पहचान हो पाती है, उनके डायरेक्टली तस्वीरें लेकर नहीं, बल्कि उस मटेरियल को देखकर जो उस ब्लैक होल में गिर रहा है। समस्या ये है कि गैलेक्सी में बिखरी हुई धूल और गैस बाइनरी पेयर की इस रोशनी को पृथ्वी तक आने से पहले ही रोक देती है। लेकिन बाइनरी पेयर एक और लाइट रिलीज करता है जो आसानी से गैस और धूल के पार चली जाती है, एक्स-रेज। ये सिस्टम जो एक्स-रेज रिलीज कर रहा है, इसे एक्स-रे बाइनरी कहते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि एक्स-रे विजन बहुत पावरफुल होती है और उसे अर्थ से देखा जा सकता है, भले ही बाइनरी हमसे बहुत दूर है गैलेक्सी के सेंटर में। एक्स-रे बाइनरी सिस्टम्स में मटेरियल की चमकदार डिस्क सैजिटेरियस ए स्टार के पास मौजूद अक्रीशन डिस्क से लाखों गुना छोटी है। वो इतनी छोटी हैं कि उनमें घूमने वाले मटेरियल को डिटेल में देखना बहुत मुश्किल है। हमें एक्स-रे बाइनरीज एक्स-रे लाइट के बहुत छोटे बिंदु जैसे दिखते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे 12 एक्स-रे बाइनरीज को गैलेक्सी के सेंटर के पास 3 लाइट ईयर्स चौड़े स्पेस में देखा है। इसका मतलब हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ऐसे स्टेलर मास ब्लैक होल्स के कई बहुत बड़े कलेक्शन भी हो सकते हैं। अगर ब्लैक होल्स वैसे ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सैजिटेरियस ए स्टार की तरफ ढेर सारे ब्लैक होल्स बढ़ रहे हैं। पर वो शक्तिशाली बाइनरीज जो इतनी शक्तिशाली हों जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकें, बहुत ही दुर्लभ है। हमारा अनुमान है कि इन 12 एक्स-रे बाइनरीज के जैसी 1000 और हो सकती हैं। स्पेस के 3 लाइट ईयर के हिस्से में कुल 20,000 स्टेलर मैस ब्लैक होल्स हो सकते हैं।
क्योंकि वो भले ही छोटे हैं लेकिन उनसे खतरा बहुत बड़ा है। स्टेलर मास ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल से ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स किसी चीज के करीब आने पर उसे तहस नहस कर सकते हैं। ये स्टेलर मैस ब्लैक होल्स 100 किलोमीटर से भी कम चौड़े हैं, लेकिन इनका मैस हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा है और इसीलिए हम इनके जितना करीब जाएंगे उतना इनका ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता जाएगा। इवेंट होराइजन से केवल 160 किलोमीटर दूर ग्रेविटेशनल पुल ब्लैक होल से बस 1 गज की दूरी के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा होगा। ये इतना ज्यादा है कि ये आपके और आपके स्पेसशिप के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब आप उसके करीब जाएंगे तब आपके पैरों पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सर के मुकाबले इतना ज्यादा होगा कि आपके पैर बॉडी से उखड़ जाएंगे। सेजिटेरियस ए स्टार जैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थोड़े अलग हैं। सेजिटेरियस ए स्टार का मैस सूर्य का 4 करोड़ गुना है और इसका इवेंट होराइजन इतना बड़ा है कि सेंटर के पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बढ़ने में काफी वक्त लगता है। इवेंट होराइजन इतनी दूर तक फैला होता है कि आप अनजाने में ही ब्लैक होल में समा जाएंगे, फिर आप खो जाएंगे। लेकिन इवेंट होराइजन को पार करने के बाद भी आपकी बॉडी सही सलामत होगी, पर आप अंधेरे में हमेशा के लिए कैद रह जाएंगे। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा लगता है वो मिल्की वे के बाकी हिस्सों से यहां आए हैं। डायनामिकल फ्रिक्शन नाम के एक प्रोसेस के जरिए ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में बहुत तेजी से डूब सकते हैं, जैसे तालाब में कोई पत्थर डूबता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी भटकता हुआ ब्लैक होल किसी तरह हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ आ सकता है, जहां सेजिटेरियस ए स्टार मौजूद है। जब स्टेलर मैस ब्लैक होल्स गैलेक्सी में घूमते हैं तो वो ग्रेविटी से स्टार्स और गैस और धूल के बादलों के संपर्क में आते हैं। इन संपर्कों से ब्लैक होल्स धीरे धीरे गैलेक्सी के सेंटर में आ जाते हैं, जहां ब्लैक होल्स इकट्ठा हो जाते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स का एक झुंड बेशक खतरनाक हो सकता है, लेकिन यही मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सबसे खतरनाक चीज नहीं है। एक चौंकाने वाली ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारी गैलेक्सी के सेंटर में काफी सारा एंटीमैटर है, और जब एंटी मैटर मिलता है तब नतीजे धमाकेदार होते हैं। 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने दशकों पुरानी एक कॉस्मिक पहेली सुलझाने की कोशिश की। तीव्र ऊर्जा के रेडिएशन का रहस्यमय ढंग से हमारी गैलेक्सी में प्रवाह होना। शुरुआत में हम नहीं समझ पाए कि यह कहां से आ रहा था, पर फिर हमने पाया कि यह गामा रेडिएशन था जो मिल्की वे के सेंटर से आ रहा था। सवाल यह है कि गामा रेस आ कहां से रही हैं? उन्हें बनाना बेहद मुश्किल है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने हाथ रगड़े और उससे गामा रेस बन गई। जब हमने गामा रेस को करीब से देखा तो हमें यूनिवर्स के सबसे विस्फोटक पदार्थ का पता चला, एंटी मैटर। एंटी मैटर नॉर्मल मैटर की तरह होता है, पर उसका चार्ज उल्टा होता है। वो बस मैटर का जुड़वा भाई है। जब अच्छा भाई बुरे भाई से मिलता है तो उनका मिलाप खुशियों भरा नहीं होता। एंटीमैटर डरावना है, उसे आप अपने करीब कभी नहीं रखना चाहेंगे। वो असल में बहुत ज्यादा विस्फोटक है। अगर आप इस तरह से सोचें, अगर वो मैटर को छू भी ले तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और हाई एनर्जी रेडिएशन में बदल जाते हैं, जैसे एक गामा रे जिसे मिल्की वे के सेंटर से निकलते देखा गया था। हमें गैलेक्सी में कई बार एंटी मैटर मिलता है, पर अजीब बात यह है कि गैलेक्सी के बाकी हिस्सों के मुकाबले सेंटर में 40% ज्यादा एंटी मैटर है।
इस वक्त हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एंटी मैटर के फव्वारे हैं, जो कि अरबों खरबों टन एंटी मैटर हर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हमने कई बार सोचा है वो है कि एंटी मैटर आया कहां से है। शुरुआत में इसके कई सोर्सेस माने गए थे। एंटी मैटर का एक सोर्स हो सकता है सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स सजिटेरियस ए स्टार। मैटर उसके आसपास घूम रहा होगा और उसकी इतनी हाई एनर्जी होगी कि वो कुछ भी बना सकता है। लेकिन एंटी मैटर सिर्फ एक केंद्र से नहीं बन रहा है, वो स्पेस में हजारों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। तो सजिटेरियस ए स्टार गामा रेज स्ट्रीम का एक सोर्स नहीं हो सकता। दूसरा सोर्स डार्क मैटर को माना गया। फिलहाल यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है डार्क मैटर। हम जानते हैं कि यूनिवर्स का मैक्सिमम हिस्सा वैसा नहीं है जैसे हम हैं। वो एटम से नहीं बना हुआ है, पर वो चाहे किसी भी तरह का पार्टिकल हो, अगर इन चीजों की टक्कर होगी तो इनसे बनेगा एंटी मैटर और फिर उनसे बनेगी गैमा रेज। तो हो सकता है कि गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक्स्ट्रा गैमा रेज इस बात का संकेत हो कि वहाँ डार्क मैटर मौजूद है। पर हमने जिस गामा रे स्ट्रीम को डिटेक्ट किया वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो डार्क मैटर हो सके। फिर हमें एक कामयाबी मिली। हमने टाइटेनियम 44 नाम के एक स्पेशल मेटल की खोज की जो गामा रे स्ट्रीम के लिए जिम्मेदार हो सकता है। टाइटेनियम 44 एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, मतलब वो डीके होकर दूसरे एलिमेंट में बदल सकता है। जब टाइटेनियम 44 डीके होता है तो वो एंटी मैटर रिलीज करता है, लेकिन गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ढेर सारे एंटी मैटर को बनाने के लिए बहुत सारी मात्रा में टाइटेनियम 44 चाहिए। वो बहुत ही दुर्लभ एनर्जेटिक इवेंट्स में बन सकता है, दो डेड स्टार यानी व्हाइट ड्वार्फ्स के टकराव से। एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार ऐसा स्टार होता है जिसमें मौत के वक्त इतना मास नहीं होता कि वो सुपरनोवा बन सके। वो एक छोटे अंगारे की तरह ठंडा होता जाता है। पर क्या होगा जब दो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स एक दूसरे का चक्कर लगाते लगाते इतने करीब आ जाएं कि उनके बीच टक्कर हो जाए? अब अचानक इतना मास मिल जाएगा जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन शुरू हो सके। इन खास तरह के सुपरनोवाज में टाइटेनियम 44 प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सुपरनोवाज एंटी मैटर बनाने में बहुत माहिर हैं। ये सुपरनोवा गैलेक्सी के सेंटर में हर 2000 सालों में एक्सप्लोर होते हैं, लेकिन सेंटर के बाहर गैलेक्सी के डिस्क में जहां हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां ये सुपरनोवा 3 बार हो चुके हैं। तो गामा रे ऑब्जर्वेशंस गलत थे। गैलेक्सी के सेंटर में ज्यादा एंटी मैटर नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम वाले हिस्से में ही सबसे ज्यादा एंटी मैटर मौजूद है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम खतरे में हैं? लगभग 28 ग्राम मैटर लें और उतना ही एंटी मैटर लेकर उन्हें आपस में टकराएं तो आपको एक मेगा टन एनर्जी मिलेगी। यह करीब 10 लाख टन टीएनटी के धमाके के बराबर है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी पाने के लिए बहुत ज्यादा एंटी मैटर नहीं चाहिए। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक बड़े यूनिवर्स के इस खूबसूरत शानदार हिस्से में रहते हैं। ये खतरनाक नहीं है, ये हमसे काफी दूर है। और कमाल की बात है कि ये सारा एंटी मैटर हमारी अपनी गैलेक्सी में बन रहा है। तो आप बस आराम से बैठकर आतिशबाजी का मजा लीजिए। मिल्की वे का सेंटर बहुत हिंसक और खतरनाक है, पर वहां चीजें और भी खतरनाक हो सकती हैं। रोग सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी के पास छुपे हो सकते हैं और वो जीवन को खत्म कर देने की ताकत रखते हैं। मिल्की वे लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है और उसमें कम से कम 200 अरब स्टार्स हैं, लेकिन ये हमेशा से इतनी बड़ी नहीं थी।
हमें पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतने बड़े साइज की बनी थी दूसरी गैलेक्सीज को नष्ट करके उन्हें निगलकर, और शायद उनमें से कुछ गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स थे। जब मिल्की वे की ग्रेविटी ने छोटी दूसरी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचा तो उनका ज्यादातर मटेरियल मिल्की वे में समा गया, लेकिन कुछ मटेरियल जैसे कि स्टार्स हजारों लाइट ईयर्स दूर तक मिल्की वे के बाहर फेंक दिए गए होंगे। ये किसी छोटी गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल के साथ भी हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन है कि स्पेस में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं जो भटक रहे हैं और जो सेंटर में नहीं हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारे आसपास भटक रहा है पर हमें कभी दिखाई नहीं देता? अब देखिए, ब्लैक होल का मतलब है कि वो सच में एकदम ब्लैक है। वो रेडिएशन और हर तरह की एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। तो जब तक ब्लैक होल में कुछ गिरता या उसके आसपास नहीं घूमता, हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो अगर ये सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के बाहर कहीं भटक रहे हैं तो वहां इतनी गैस ही नहीं है जिसके संपर्क में ये आ सकें, और अगर उस ब्लैक होल के आसपास गैस नहीं होगी तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। रोग सुपरमैसिव ब्लैक होल हमेशा गैलेक्सी के बाहर नहीं रहने वाला। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो धीरे धीरे वापस मिल्की वे में आ सकता है। अरबों साल बाद सुपरमैसिव ब्लैक होल सेंटर में आ जाएगा। अंदर आते समय वो हमारे जैसे सोलर सिस्टम्स को तहस नहस कर देगा। अगर कोई सोलार सिस्टम्स डिस्टर्ब होता भी है जिसकी वजह एक भटकता हुआ ब्लैक होल है, तो सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स की जो एक संरचना बनी हुई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारे सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट्स के ऑर्बिट एक परफेक्ट ऑर्डर में है। अगर कोई ब्लैक होल हमारे बहुत करीब आ गया तो उसकी ग्रेविटी से प्लैनेट्स का ऑर्डर बिगड़ जाएगा। कुछ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे और कुछ हमारे सूर्य के बहुत करीब आकर खत्म हो जाएंगे। कुछ प्लैनेट्स का अंत इससे भी भयानक हो सकता है, जैसे रोग ब्लैक होल द्वारा खा लिया जाना। ये हमें दिखते नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक ब्लैक होल हमारे बहुत करीब आ गया है? तो अगर एक भटकता हुआ ब्लैक होल हमारे आसपास आता है तो हाँ, हम पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, पर इस बात की बहुत ही कम गुंजाइश है कि ऐसा कुछ भी हो। गैलेक्सीज का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है और हम अपनी गैलेक्सी में बहुत ही छोटे से पॉइंट पर मौजूद हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक बहुत ही छोटा टारगेट है ऐसे किसी ब्लैक होल के लिए। जब ये रोग सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार से मिलेगा तब कुछ बेहद दिलचस्प होता है। दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं। घूमते घूमते उनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट की आधी तक हो जाती है। अंत में दोनों ब्लैक होल्स एक हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एनर्जेटिक इवेंट है। वो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकते हैं, उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उसके बाद एनर्जी बहुत तेज रोशनी के फॉर्म में रिलीज होती है और वो हमारे पृथ्वी के जीवन को खत्म कर सकती है। ये असल में स्पेस को खींचने और उसे सिकोड़ने के जैसा है। जैसा आपने स्पेस का ढांचा पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगे, अगर ये हमारी गैलेक्सी में होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। वो हमारे लिए बहुत बुरी होगी। जब ब्लैक होल्स टकराते हैं तब वो यूनिवर्स के सारे स्टार्स से भी कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो क्या इसके लिए हमें घबराना चाहिए?
जवाब है नहीं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाते हुए 4.5 अरब साल हो गए हैं और अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर हम उन दोनों ब्लैक होल्स को आपस में टकराते हुए देखते भी हैं, तो हम इतिहास के सबसे विध्वंसक धमाके के पहले और आखिरी गवाह होंगे। पर फिलहाल हमारी गैलेक्सी का सेंटर बिल्कुल शांत है, पर वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारी गैलेक्सी का सेंटर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। वहां पर बहुत खतरा है। वहां ढेर सारे स्टार्स हैं, ढेर सारा रेडिएशन है, स्टार्स बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो भी धमाके के साथ। वहां सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल है, शायद छोटे ब्लैक होल्स का झुंड भी है। वहां एक्रीशन डिस्क्स हैं, फ्लेयर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वहां पर जेट्स हैं। उससे अच्छा तो आप अपने घर में आराम से रहिए। हमारी गैलेक्सी का सेंटर ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहां पर वो अविश्वसनीय फोर्सेस भी मौजूद हैं जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी का भविष्य चाहे जैसा भी हो, मिल्की वे का सेंटर उस पूरे घटनाक्रम का केंद्र होगा। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे हमारी सेफ जगह है। हमारा एक आइलैंड है इस बड़े कॉस्मिक ओशियन में, और अगर हमने अपनी गैलेक्सी के सेंटर को समझ लिया तो हम ब्रह्मांड में अपने इस घर को भी समझ पाएंगे।